सारथी। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। ओलंपिक गेम्स और बजट पर कर सकते हैं चर्चा। जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय में सुनेंगे प्रोग्राम। दिल्ली में बीजेपी बैठक का दूसरा दिन आज पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम की होगी बैठक। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगी। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश पर भी वित्त मंत्रालय ने दिया जोर। दिल्ली से आज गुजरेगी कांवड़ यात्रा। कई अहम रास्ते रहेंगे बंद। 5 अगस्त की शाम तक लागू रहेंगी पाबंदियां। पूरे देश में भारी बारिश का कहर। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वही अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जानलेवा कोचिंग सेंटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आपको बता दें, जहां पर राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में भरा पानी। कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई मौत। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल। भारी बारिश होने से बेसमेंट में भरा था पानी। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने दी जानकारी। बचाव दल द्वारा बेसमेंट से शव हुए बरामद। घटना में मरने वालों की संख्या 3 है। जांच में सामने आया है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। पानी भरने से छात्र बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े हो गए। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा था। भारी बारिश होने से बेसमेंट में पानी भर गया था। जानकारी सामने आ रही है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। मौके पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें भी पहुंची। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने मामले की जानकारी भी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आईएएस कोचिंग सेंटर में जलभराव हुआ, जिससे करीब 3 स्टूडेंट्स की मौत भी हो गई है। क्या कुछ है जानकारी? दिल्ली के राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में देर रात पानी भरने के बाद 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई। उनमें 2 गर्ल्स स्टूडेंट है, 1 बॉयज स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि जो बारिश के वजह से जो पानी उसमें भरा था, वो राव कोचिंग सेंटर था, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। अचानक वहां पानी भरना शुरू हुआ तो ये बच्चे अपने को बचने के लिए बाहर भागे, लेकिन कुछ बच्चे इतनी तेजी के साथ पानी आया कि निकल नहीं पाए। उन्होंने समझा कि पहला थोड़ा पानी आ रहा है, इसलिए अपने को बेंच पर खड़े हुए, लेकिन इतना पानी भर गया कि वो निकलने की रास्ते से नहीं निकल पाए। उसके बाद कोचिंग सेंटर के संचालकों ने पुलिस विभाग को फोन किया था। फायर विभाग के जब पहुंचे तो उनके द्वारा पंप लगा के पानी निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक पानी इतना ज्यादा हो चुका था कि उसमें बच्चे डूब गए, लापता हो गए। इसके बाद और इनके जी वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो जानकारी ये भी है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था। और जिस तरीके से एक ही गेट, जानकारी मिल रही है कि सिर्फ बेसमेंट में एक ही गेट था, जबकि अगर बेसमेंट में किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए 2 एग्जिट गेट होने चाहिए। ऐसा कुछ नियम भी है? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में तमाम बिल्डिंगें हैं जिनमें बेसमेंट बनाया गया है, जिसमें फायर विभाग एनओसी नहीं ली जाती है, या फिर इनका कहा जाए अवैध तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें सरकार भी शामिल होती है, एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होते हैं। तमाम तरह की एनओसियां ली जाती हैं और एनओसी ना ली जाने की वजह से एक
एंट्री का रास्ता होता है, दूसरा निकास को होता है, या फिर एक इमरजेंसी रास्ता भी बनाया जाता है कि जब उसमें निकाला किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना सामने आती तो निकाला जा सके या वो खुद भी निकल सके। लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही है। ये सवाल तभी उठता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और घटनाओं में जब जान माल का भारी नुकसान होता है तब जाके सवाल उठता है। और सवाल उठने के बाद भी ना तो एमसीडी या फिर दूसरे विभाग के अधिकारी जागते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। आखिरकार जब कोचिंग में सभी तरह की एनओसी दी गई थी, उस की लाइब्रेरी के एनओसी के लिए फायर विभाग ने या फिर दूसरे जो एमसीडी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है उसने कैसे दे दिया? क्योंकि ये सब चीजें मिली भगत अधिकारियों की होती है। यही वजह है कि इसका जोखिम आम लोगों को उठाना पड़ता है या वहाँ जाने वाले कर्मचारियों या फिर छात्र स्टूडेंट है तो उनको उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, वहीं देखा जाए तो इस हादसे के बाद लगातार स्टूडेंट्स जो है वो एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं एक प्रदर्शनकारी छात्र ने यह भी दावा किया है कि करीब 8 से 10 लोगों की जानें गई हैं। एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग के फायर विभाग वहां पर लगातार लगा हुआ है। पानी निकालने का काम चल रहा है और पूरी तरह से उसका पानी निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने सांप मिले हैं। अभी जो फायर विभाग की तरफ से सूचित किया गया है उसमें सूचना में दिया गया है कि 3 ही सब मिले हैं। आगे कितने सब मिले हैं वो पूरी तरह से उसका साफ सफाई होने की वजह से जो मलबा भी भर गया है उसको निकालने के बाद पता चलेगा कि हो सकता है कि उसमें और भी दमे हो। लेकिन एक तरफ जो दिल्ली सरकार की तरफ से इसे मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है तो मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो गई है। इन तमाम चीजों के बाद अब पता चलेगा कि आखिरकार कितने स्टूडेंट उसमें थे, कितने स्टूडेंट बाहर निकलने में कामयाब हुए, कितने स्टूडेंट उसमें फंस गए थे जिनमें किसकी मौत हो गई, किसको बाहर निकाला जा चुका। इसकी पुष्टि कुछ ही घंटों में हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच खबर आपको बता देते हैं जहां पर इस घटना के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और साथ ही निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। आपको बता दें कि आतिशी ने संज्ञान लेते हुए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। कहा कि घटना का जिम्मेदार लोगों पर एक्शन का दिया आश्वासन। मंत्री आतिशी ने एक्स पर ट्वीट किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा कि दिल्ली में भारी बारिश के कारण दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरने की खबर है। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ मौके पर है। दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी ने घटना का लिया संज्ञान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इस घटना को लेकर जांच के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही घटना पर जिम्मेदार लोगों पर एक्शन का भी आश्वासन दिया है दिल्ली मंत्री आतिशी ने। कहा कि दिल्ली में भारी बारिश के कारण दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरने की खबर है और कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ भी मौके पर मौजूद है। कुछ इस प्रकार से दिल्ली मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया है, साथ ही निर्देश भी दिए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एमसीडी के खिलाफ। छात्रों का प्रदर्शन सुबह से ही जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से छात्र अपने जवाब चाहते हैं, जिसको लेकर के तमाम मीडियाकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं मौके पर छात्र, अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र प्रदर्शन करते हुए इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार में जल शक्ति मंत्री आतिशी से छात्र जवाब चाहते हैं। इसको लेकर के उन्हें घेर भी रखा है। हालांकि उनके पास सुरक्षा घेरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्थिति को काबू करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आतिशी से सवाल जवाब करने के लिए मौके पर तमाम मीडियाकर्मी भी मौजूद नजर आ रहे हैं।
जो कि छात्रों के सवाल आतिशी से पूछ रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इस पर क्या उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम पहलू को अगर हम ध्यान में रखकर देखें तो बेसमेंट में लाइब्रेरी का निर्माण हुआ और जैसा कि नियम है कि 2 एग्जिट गेट होने चाहिए, एग्जिट गेट भी नहीं थे और बारिश का जो पानी है वो भर गया था। तो वही दिल्ली सरकार में विधायक का कहना है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने तो जांच के निर्देश दे दिए हैं, तो वहीं साथ ही आपके विधायक दुर्गेश पाठक ने आशंका ये जताई थी कि आसपास नाला या फिर सीवर फटने से पानी भरा होगा। बता दें कि दिल्ली में आधे घंटे की बारिश के बाद ही करीब घुटनों तक पानी भर जाता है। सीवरेज सिस्टम काफी सही नहीं है, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी की ओर से भी दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा जा रहा है। और यहाँ पर छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जल शक्ति मंत्री आतिशी से भी सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें इस घटना में 3 छात्रों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है, तो वहीं जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनका कहना है कि मौतों का आंकड़ा ज्यादा है, जो विभाग है वो सही संख्या नहीं बता रहा है। बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि लाइब्रेरी में अमूमन 30 से 35 बच्चे मौजूद थे, जहां पानी भरने से छात्र बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े हो गए, लेकिन पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे। फंसे बच्चों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। स्टडी सेंटर में पढ़ाई करने वाले छात्र शिवम ने बताया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी के अलावा एक छोटा सा क्लासरूम बना हुआ है। यहाँ टीचर छात्रों की समस्याओं को दूर करते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं वो छात्रों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। बेसमेंट में आने और जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है। राजेंद्र नगर के राव स्टडी सेंटर में हादसे के बाद कई पंप लगाकर पानी निकाला गया। देर रात तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में जानलेवा कोचिंग सेंटर पर, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में जानलेवा कोचिंग सेंटर पर, जहां पर राव इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबने से करीब 3 छात्रों की मौत हो गई है, जिसको लेकर के सुबह से ही लगातार छात्र एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री आतिशी से जवाब की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की जो शुरुआत है वो कर दी गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर यानी कि एक लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था और वहां पर पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। लगातार छात्र जो हैं इसी बात को लेकर के एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर के जल शक्ति मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र एकजुट होकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था उस दौरान जानकारी मिली है कि करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसमेंट में थे। हालांकि 3 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में जो छात्र हैं वो उपस्थित नजर आ रहे हैं। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि बेसमेंट में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कहीं ना कहीं छात्रों की जान जाने का। वहीं तमाम ऐसे और भी पहलू हैं जिन पर जांच की जानी चाहिए, आवश्यक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बता दें कि कुछ देर पहले मौके पर स्वाति मालिवाल भी पहुंची हुई थी। हालांकि फिलहाल जो छात्र हैं वो लगातार एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि तेज बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भरा, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं कई ऐसे और छात्र हैं जिनका रेस्क्यू भी किया गया है, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। साथ ही छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो छात्र हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं, कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। सुबह से ही ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो छात्र हैं वो उपस्थित हैं। इसके अलावा सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। वो लगातार उनसे बातचीत कर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं। जहां पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यह घटना हुई है, जाहिर तौर पर इस घटना में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स की जान गई है। और जिस तरीके से कोचिंग संस्थान में लगातार हो रहे हादसों की सूचना भी सामने आती है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बैठ रहे और स्वाति मालेवाल छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वाति मालेवाल छात्रों के साथ मौजूद हैं। अरे भाई आप ऊपर तक काम कीजिए, आराम से जी 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 आप बैठो। हाँ फ्रेम में है ना, फ्रेम में हो? फ्रेम में है। ओके, ये ना एकदम इंटैक्ट है। ओके ओके देख के छोड़ना मत उसको फ्रेम। लगातार पल पल के अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं आप तक। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लगातार हम बने हुए हैं दिल्ली की खबर पर, जहां पर आईएएस कोचिंग में लापरवाही की बाढ़ आई है। इसी बीच स्वाति मालेवाल क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाएंगे। सीधे मर्डर, एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी मौतें हुई हैं, पहली बात तो यही समझ नहीं आ रहा कि कितनी मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां मरी हैं, 1 लड़का मरा है और बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं।
तो वो जितने भी लोग मरे हैं हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है, ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। मेरे को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है। वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। ये पूरी तरीके से एक मर्डर है। मैं इसे मर्डर मानती हूँ। मैं इसे कहीं से भी लापरवाही नहीं मानती। मैं इसे कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर आपने सुना राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल को, जिन्होंने कहा कि वो इसे लापरवाही नहीं मानती, वो इसे मर्डर मानती हैं। और साथ ही उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि जो तमाम मंत्री हैं वो मौके पर क्यों नहीं मौजूद हैं, उन्हें मौके पर आना चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर और जिनकी भी लापरवाही है उन पर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसिलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक तो मेयर आई ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए। तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं, एक एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, उनके परिवारों का क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के लोगों पे भी एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई? ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे और मरेंगे? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, क्या
पार्लियामेंट चल रही है, आप पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे इसको? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगी। ये मुद्दा दिल्ली देश की राजधानी का है, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, क्योंकि ये जो बच्चे मरे हैं ये देश के कोने कोने से आते हैं। गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पे आकर अपनी एक बड़ी उड़ान लेने का सपना देखता है, और ये हाल है, ये हाल बना रखा है दिल्ली देश की राजधानी का। आज बच्चों को रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? 12 घंटे से बैठे हैं और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयर कंडीशन में ट्वीट पे ट्वीट करती हैं। शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने सुना स्वाति मालीवाल को, जिन्होंने दिल्ली सरकार में तमाम जो भी मंत्री हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे जवाबदेही की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सब पर जो भी इस घटना से संबंधित हैं, जिनको इसमें ध्यान देना चाहिए था, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये लापरवाही नहीं, मर्डर है। स्वाति मालीवाल का साफ तौर पर कहना है कि ये लापरवाही नहीं, मर्डर है। इसमें जिन छात्रों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को लेनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे जरूरी अपडेट्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में होगी। बीजेपी बैठक, बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले फोटो सेशन किया जाएगा। तो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में होगी। बीजेपी की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले फोटो सेशन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की आज भी होगी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की आज भी होगी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी शामिल। वहीं आज बैठक में सभी नेता सुनेंगे पीएम के मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में होगी। बीजेपी की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले फोटो सेशन किया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की भी होगी आज बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की आज भी होगी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों से उप मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। आज बैठक में सभी नेता सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले फोटो सेशन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की भी होगी आज बैठक। आज बैठक में सभी नेता सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का किया जाएगा प्रसारण। तो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले फोटो सेशन भी होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की भी होगी आज बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की भी होगी आज बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी होगी आज बैठक। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का होगा प्रसारण। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद के दूसरे दौर की बैठक,
तो बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बैठक से पहले एक फोटो सेशन भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज भी बैठक की बात सामने आ रही है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में चल रही है। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में एक खाका तैयार किया गया है जिसमें एक फॉर्म भी फिलअप करने के लिए मुख्यमंत्रियों को दिया गया था कि उनके प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही हैं, किन योजनाओं को चलाए जाने का जरूरत है, किन योजनाएं ऐसी हैं जिनके बजट में कमी है या फिर बजट पूरा मिल चुका है उसके बाद भी वो योजनाएं, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं। इस तरह से देखा जाए कि जो राज्य लोकसभा चुनाव में पिछड़े थे या फिर दूसरे ऐसे भी राज्य हैं जिनमें लोकसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आए थे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आला कमान सोचता था। इसीलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद का आयोजन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में चल रहा है। आज दूसरा दिन है। आज 10 बजे फिर बैठक शुरुआत हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे हैं। इसमें बाकायदा मुख्यमंत्रियों के द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। इस प्रेजेंटेशन में ये भी दिखाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, इस प्रोजेक्ट की प्रगति इतनी है, इसमें पैसा इतना मिल चुका है, इतने पैसे की अभी और जरूरत है। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक कमर कसी है कि किस प्रकार मुख्यमंत्रियों को संगठनात्मक लाकर एक प्लेटफॉर्म पर सबको बैठाकर ये बताना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने प्रोजेक्ट तेजी से चलाने हैं, किस प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में करना, किसको अभी स्लो गति से चलाना है, कौन सा भारतीय जनता पार्टी की अपनी संगठनात्मक सोच के हिसाब से आगे ले जाएगा जिसका चुनावों में फायदा मिलेगा, देश का विकास होगा, राज्य के विकास में अहम भूमिका होगी, जिसका इस्तेमाल चुनाव के प्रचार में किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है। जी मंत्री साहब। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री के मन की बात भी है। जानकारी मिल रही है कि जो बैठक के बाद प्रधानमंत्री के मन की बात भी सभी मुख्यमंत्री सुनेंगे। और अमूमन देखा जाए तो मन की बात में प्रधानमंत्री कई चीजें शामिल करते हैं, कई लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस बार की मन की बात में क्या खास होगा, क्या इसकी कुछ जानकारी मिल रही है? मन के बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कही जाती है उनकी बातों को जानकारी पहले तो नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे थे उन पर कुछ न कुछ बोलते हैं, जो आगे आने वाले कुछ मुद्दे होते हैं उनको लेकर बोलते हैं। तो जो आज मन की बात प्रधानमंत्री की होगी तो उसमें जो भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं, संगठन के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये सब एक साथ बैठेंगे और प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को रेडियो पर सुनेंगे। और ये अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में मोदी जी किन किन बातों को उठाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो कुछ ऐसे अनसुलझे पहलुओं को भी उठाते हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दों को चुनते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दों और शैक्षणिक मुद्दों को भी वो मन की बात में उठाने का काम करते हैं। तो इस बार देखना होगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दूसरे दौर की बैठक है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे। लखनऊ से खबर, जहां यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा सत्र।
सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30, 31, 1 और 2 अगस्त को होंगे विधायी कार्य। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में होगा पेश। अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 भी होगा पेश। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 सदन में होगा पेश। यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में होगा पेश। 30 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट करेगी पेश। सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट करेगी पेश। 2025 के होने वाले कुंभ को लेकर जारी होगी धनराशि। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को होंगे विधायी कार्य। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 भी सदन में होगा पेश। अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 होगा पेश। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 सदन में होगा पेश। यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में किया जाएगा पेश। – 2025 को होने वाले कुंभ मेले को लेकर के भी की जाएगी चर्चा। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को होंगे विधायी कार्य। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 होगा पेश। और इसी बीच खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। मिर्जापुर से खबर हम आपको बता देते हैं। मिर्जापुर से खबर, जहां मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस ने मैजिक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। भीषण टक्कर से मैजिक के उड़े पर खच्चे। भीषण टक्कर से मैजिक के उड़े पर खच्चे। हादसे में 6 दर्शनार्थी गंभीर रूप से हुए घायल। विंध्याचल थाना क्षेत्र के महोखर का पूरा मामला। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से हादसे की बात सामने आ रही है, फिलहाल पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आशुतोष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी आशुतोष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है। हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बस ने मैजिक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं भीषण टक्कर से मैजिक के उड़े पर खच्चे।
आशुतोष, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको मिर्जापुर से खबर बता रहे हैं। विंध्याचल थाना क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का